हेलो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम में यूनिट 3 कैपिटल स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। राइट, लास्ट दो पार्ट में हमने क्या देखा था? पहले तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग देखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन देखा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर मींस द कंपोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड लॉन्ग टर्म डेट। कोई भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म डेट का अरेंजमेंट, ठीक है, कोई भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज और लॉन्ग टर्म डेट का, ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है वो उस कंपनी का क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। कि जिसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कौन सी चीजें आती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स, राइट, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीजें आती है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज में। और लॉन्ग टर्म डेट में कौन सी चीजें इंक्लूड होती है? लॉन्ग टर्म डेट में होती है जैसे लॉन्ग टर्म लोन जो बैंक से लेते हैं, राइट, एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स होंगे, या तो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होगी? लॉन्ग टर्म डेट में इंक्लूड होगी, राइट। तो इन सब चीजों का जब अरेंजमेंट होता है, राइट, या तो कंपोजिशन होता है, तो वो कंपनी के लिए क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो कंपनी के लिए क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने देखा था कि कोई भी कंपनी के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि कंपनी के लिए, ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल, राइट, कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए? कि कोई भी चेंजेस अगर मार्केट में हो रहे, कोई भी चेंजेस अगर मार्केट में हो रहे, तो हम उनके साथ कोप अप कर पाए, राइट। कि जैसे एक कोई कंपनी का एग्जांपल देखा था हमने, ग्रीन टेक का एग्जांपल देखा था कि कोई एक कंपनी है ग्रीन टेक, वो सोलार पैनल्स बनाती है, सोलार पैनल्स बनाती है। पहले वो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया हुआ था कि 70% इक्विटी शेयर्स थे और 30% डेट था, राइट। 70% इक्विटी शेयर्स थे और 30% क्या था? डेट था। ये देखा था। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कंपनी में, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। उन्होंने जो 30% डेट लिया था ना, उसमें क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। या तो गवर्नमेंट पहले जो सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी, गवर्नमेंट ना पहले सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी सोलार पैनल्स के लिए, लेकिन अब वो सब्सिडीज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। अब ये सारे चेंजेस हो गए, ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे? वो कंपनी को अफेक्ट करेंगे, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे। अगर वो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, मान लिया कि वो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस ला सकती है। कैसे चेंजेस? जैसे वो क्या कर सकते हैं, या तो अपना इक्विटी का जो प्रपोर्शन है वो इंक्रीज कर देंगे, या तो 80% कर देंगे या 90% कर देंगे, राइट, राइट। या तो फिर डेट जो है वो कम कर देंगे, डेट का प्रपोर्शन जो है वो कम कर देंगे। कि डेट पहले 30% था, राइट, 30% था, तो क्या करेंगे? 20% या 10% कर देंगे, कि उनको इतना इंटरेस्ट पे ना करना पड़े। ये सारी चीजें कंपनी कर सकती है कब? जब उनका कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, तब, राइट। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो चेंजेस करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। या तो इक्विटी डेट को ना देखकर, उनके प्रपोर्शन में चेंजेस ना कर कर वो कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट के अल्टरनेटिव ऑप्शन देख सकती है, राइट। कि जैसे वेंचर कैपिटल है, वेंचर कैपिटल फर्म जो है, वहां से वो लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, कि उनकी आइडिया या उनके जो भी है, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए वो लोन ले सकती है। ये सारी चीजें कब होगी? ये सारी चीजें कब होगी? जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, तब। अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, राइट, कि कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल। फिर हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर के ही, मैंने बताया था कि तीन अप्रोचेस या थ्री थियरीज या थ्री अप्रोचेस हमें ये चैप्टर में, ये यूनिट में देखने। जिसमें फर्स्ट हमने देखा नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच। अब उसने क्या देखा था? अब अकॉर्डिंग टू द डेविड डुरान ने ऐसा सजेस्ट किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी के लिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट होता है उसके डिसीजन के लिए। ठीक है, बिजनेस में जो भी डिसीजन होते हैं उसमें ये कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा देखा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी, ये देखा। फिर हमने देखा था कि नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है। नेट इनकम अप्रोच में ऐसा होता है कि जब भी कंपनी में या लेवरेज में, अब जब भी लेवरेज में कोई भी चेंजेस आएंगे, कोई भी चेंजेस आएंगे, तो करस्पॉन्डिंगली उसके साथ साथ ही टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंजेस आएंगे। ये देखा था कि चलो डेट जो है ना वो डिक्रीज हो गया, डेट जो है कंपनी ने क्या कर दिया? डेट को डिक्रीज कर दिया, तो क्या होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा।
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, ये दो चीजें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कब ऐसा होगा कि जब डेट को डिक्रीज कर दिया, जब डेट को डिक्रीज कर दिया तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म और कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ये दोनों चीजें इनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ये देखा था राइट कि अब जो नेक्स्ट अप्रोच है, नेक्स्ट अप्रोच जो है दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच, नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच। अब ये इसमें क्या है, तो अगर देखें कि एज सजेस्टेड बाय डेविड डुरांट, इसमें भी डेविड डुरांट ने ऐसा सजेस्ट किया है कि द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज अपोजिट टू NI अप्रोच, कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वो किसके अपोजिट है, NI अप्रोच से। नेट इनकम अप्रोच जो हमने लास्ट अप्रोच देखा था ना, और अभी जो आज हम देख रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों क्या है, ये दोनों अपोजिट है। कैसे अपोजिट है कि द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट टू अ फर्म। अब इस ये अप्रोच के अकॉर्डिंग या ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थियरी के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एक फर्म के लिए इररिलेवेंट है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि कोई भी सपोज कोई भी फर्म का या कोई भी कंपनी का अगर हमें टोटल वैल्यू डिसाइड करनी है, टोटल वैल्यू कोई फर्म की डिसाइड करनी है तो दो बेसिस पे डिसाइड हो सकती है, एक तो अर्निंग्स और एक रिस्क, एक अर्निंग्स और एक रिस्क। ये अप्रोच के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है। और लास्ट अप्रोच में हमने क्या देखा था, नेट इनकम अप्रोच में हमने ये देखा था कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कोई भी क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है ना वो रिलेवेंट है एक फर्म के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक फर्म के लिए। लेकिन इसमें क्या बताया है, इररिलेवेंट है, ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कोई भी एक फर्म के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर कोई फर्म की वैल्यू हमें डिसाइड करनी है तो उसमें दो चीजें मेन रोल प्ले करती है, एक तो अर्निंग्स और एक रिस्क, ये अप्रोच के अकॉर्डिंग। अब एनी चेंज इन लेवरेज, लेवरेज का मतलब हमने देखा था कि लेवरेज मतलब इक्विटी और डेट का रेशियो, डेट और इक्विटी का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, लेवरेज। तो कोई भी चेंज अगर लेवरेज में आ रहा है, लेवरेज में अगर कोई भी चेंज आ रहा है, मान लेते हैं कि इक्विटी और डेट के रेशियो में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, will not lead to any change in the total value of the firm, कि कोई भी चेंज आ जाए डेट और इक्विटी के रेशियो में, कोई भी चेंज आ जाए, वो चेंज की वजह से फर्म की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, अपोजिट ही हुआ। जिसे नेट इनकम अप्रोच में हमने क्या देखा था, क्या देखा था कि डेट, अगर मान लेते हैं कि डेट का जो रेशियो है वो डिक्रीज कर दें, डेट का रेशियो अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हमारी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की जो टोटल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, पहले जितनी थी उससे कम हो जाएगी। लेकिन अगर ये अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो ये अप्रोच में क्या बोला गया है कि लेवरेज में कोई भी चेंज आ जाए, लेवरेज में कोई भी चेंज आ जाए, लेकिन उसकी वजह से कोई भी चेंज टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल वैल्यू में भी नहीं आएगा, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस पे भी नहीं आएगा, और एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिमेन सेम, कि कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये अप्रोच के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि लेवरेज में, अगर लेवरेज में राइट कि डेट और इक्विटी रेशियो में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में भी कोई चेंज नहीं आएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना वो भी सेम ही रहेगा। ये किसके अकॉर्डिंग बोला गया है, ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में ऐसा बताया गया। तो जैसे सजेस्ट किया था डेविड डुरांट ने, क्या सजेस्ट किया था कि जो द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, जो NOI अप्रोच है, वो क्या है, अपोजिट है, वो क्या है, अपोजिट है नेट इनकम अप्रोच से। नेट इनकम अप्रोच और NOI नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये दोनों क्या है, अपोजिट है, राइट। कि नेट इनकम में क्या देखा था कि उसमें अगर कोई भी चेंज आ रहा है, नेट इनकम के अकॉर्डिंग ऐसा बताया था कि कोई भी डेट में चेंज आएगा, डेट में जितना भी, जैसे अगर डेट बढ़ रही, ठीक है, जैसे हमने देखा कि डेट डिक्रीज हो गई तो क्या चेंज आ रही। अब अगर हम देखें कि डेट अगर इंक्रीज हो रही है, डेट अगर जो है वो इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, फर्म की जो टोटल वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO जिसे बोला जाता है, ये हमने सम्स में देखा था कि टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। कब, जब डेट इंक्रीज होगी तब। ये सारे चेंजेस किसमें देखे थे, नेट इनकम अप्रोच में, ठीक है, सम्स के अकॉर्डिंग भी हमने देखा था। लेकिन ये
NOI अप्रोच के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि लेवरेज में डेट और इक्विटी के रेशियो में कोई भी चेंजेस आ जाए उसकी वजह से टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब जो है सब वो सेम ही रहेगा। ये अप्रोच के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है। अब जैसे लास्ट हमने सम सॉल्व किए थे नेट इनकम अप्रोच के, नेट इनकम अप्रोच के सम सॉल्व किए थे, राइट। उसमें हर एक की हमने अलग अलग फॉर्मूला देखी थी। जैसे हमें टोटल वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म या टोटल वैल्यू ऑफ फर्म की फॉर्मूला क्या देखी थी कि इक्विटी और डेट को प्लस किया जाए, इक्विटी और डेट को प्लस किया जाए तो क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वी की फॉर्मूला क्या बताइए, एबिट डिवाइड बाय के ओ। के ओ मीन्स क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के ओ मीन्स क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एबिट मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम की, नेट ऑपरेटिंग इनकम, राइट। नेट ऑपरेटिंग इनकम कोई भी सम में कि जो भी नेट ऑपरेटिंग इनकम होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एबिट, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस। कि हमें फर्म की मार्केट वैल्यू कब मिलेगी, जब हम एबिट को डिवाइड करेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ये देखा कि चलो रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, एस, एस का देखा था कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, एस की फॉर्मूला यहाँ पर अब बताइए, वी माइनस बी। वी का मतलब तो पता है क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, राइट, या तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, बी। अब बी क्या है, बी भी हमने देखा था लास्ट में, क्या देखा था कि बी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट की जो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। जैसे सम्स में देखा था कि कोई भी क्वेश्चन में दी होगा कि डिबेंचर्स जो है वो 5 लाख है 10%, तो 5 लाख क्या होंगे, 5 लाख क्या होगा, तो ये बी होगा, जो मार्केट वैल्यू डेट बताई गई है डेट की वो। अब थर्ड जो है दैट इज चेंज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, दैट इज के ई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन। अब जैसे हमने लास्ट में जो सम्स देखे थे नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो भी हमने सम सॉल्व की उसमें हमने क्या फाइंड किया, के ओ फाइंड किया और टोटल फर्म की वैल्यू कितनी है वो फाइंड की। अब इसमें क्या है देखो, के ई हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, के ई हमें फाइंड करना है कि जिसमें हमें के ओ ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया होगा। के ओ जो है मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होगा। फाइंड क्या करना है, के ई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो हमें फाइंड करना है। तो उसकी फॉर्मूला क्या आती है, के ओ प्लस के ओ माइनस के आई देन मल्टीप्लाई बी बाय एस, के जिसमें के ओ क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। के ओ मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के आई मीन्स के आई होता है डेट का परसेंटेज जो बताया गया हो, राइट, कि डेट का परसेंटेज जो बताया गया हो, जैसे 10% है या 20% है, जब डिबेंचर्स दिए हो कि डिबेंचर्स जो है 5% है 10%, 5000 सॉरी 5 लाख है 10%, तो वो 10% क्या हो जाएंगे, के आई, कॉस्ट ऑफ डेट। के आई मीन्स क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट। और बी का मतलब तो देखा कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, और एस का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जैसे अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या देखा, क्या समझा कि लेवरेज में कोई भी चेंज आ जाए, लेवरेज मतलब डेट और इक्विटी के रेशियो में कोई भी चेंज आ जाए, लेकिन वो चेंज की वजह से टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में या मार्केट प्राइस, ठीक है, कंपनी की मार्केट प्राइस जो होती है शेयर की, ठीक है, या तो फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं सम से, प्रैक्टिकली हमें देखना हो कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हम सम से देखते हैं। जैसे नेट ऑपरेटिंग इनकम में फर्स्ट सम देखे, फर्स्ट एग्जांपल देखे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो एबिट दिया हुआ है वो 1 लाख रुपीज है, इज रुपीज 1 लाख। और कॉस्ट ऑफ डेट मतलब के आई, कॉस्ट ऑफ डेट क्या बोलेंगे हम, के आई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10%, 10% दिया हुआ है। सो विच किस पे 10% है, डिबेंचर्स जो है हमारे जो डेट है वो कितने हैं 4 लाख रुपीज, राइट। एंड देन इफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12.5%, कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ठीक है, के ओ जो है, राइट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है 12.5%। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। हमें दो चीजें फाइंड करनी, दो चीजें फाइंड करनी है। हमने जैसे लास्ट प्रैक्टिकल सम्स देखे थे नेट इनकम अप्रोच के, नेट इनकम अप्रोच के जो हमने सम्स देखे थे उसमें हमने दो चीजें फाइंड की, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म भी फाइंड किया था और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ भी फाइंड किया था, ये दोनों चीजें फाइंड की थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, के ई फाइंड करना है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मीन्स क्या होता है, के ई, ठीक है, के ई फाइंड करना है, के ओ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, के ओ जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, दैट विच इज 12.5%।
12.5% दिया हुआ है। तो अगर हम ये फॉर्मूलाज यूज करके ये जो दो चीजें हमें बोली गई है फाइंड करने के लिए, वो फाइंड करके देखते हैं कि जैसे एबिट कितना दिया हुआ है, नेट ऑपरेटिंग इनकम है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, कि जहाँ पर वैल्यू डेट की वैल्यू दी हुई है 4 लाख, एंड कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कितना दिया हुआ है, मीन्स के आई कितना दिया हुआ है 10%। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड करेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, वी है जो, वो अगर फाइंड करें कितना दिया हुआ है, क्या क्या करना है, उसकी फॉर्मूला जो है दैट इज एबिट डिवाइड बाय के ओ, कि जहां पर एबिट नेट ऑपरेटिंग इनकम ये ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है विच इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज है, यहाँ हम 1 लाख रुपीज लिखेंगे। और के ओ क्या है, के ओ देख के कंफ्यूज तो होना नहीं है, के ओ क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है 12.5%। तो अगर फॉर्मूला में रख के देखें कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख, एबिट हमें जो दिया हुआ है वो 1 लाख है, देन के ओ हमें दिया हुआ है 12.5% है, इंटू 100 कर देंगे। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 8 लाख, आंसर क्या आएगा 8 लाख। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8 लाख, मतलब हमें वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म वी हमें क्या मिला 8 लाख मिला, वी हमें क्या मिला 8 लाख। दूसरी चीज क्या बोली गई है फाइंड करने के लिए, फर्म वैल्यू ऑफ फर्म मिल गया, देन इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के ई बोला गया है फाइंड करने के लिए, के ई फाइंड करना है। तो के ई की तो ये फॉर्मूला है, के ई की क्या फॉर्मूला दी हुई है ये। अब के ई जैसे के हो, चलो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला रख दें डायरेक्ट, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड किया। अब क्या करेंगे डायरेक्ट, अगर नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप ये करें, लेकिन यहाँ पर हमें एस तो नहीं दिया हुआ है, बी मैंने क्या बोला था, बी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट की मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है 4 लाख जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, राइट। के ओ जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 12.5%। अब कॉस्ट ऑफ, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट, के आई मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, वो भी दिया हुआ है 10%, ठीक है। बी भी दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, एस, ठीक है। के ई फाइंड करने से पहले हमें पहले क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। अब एस कैसे फाइंड करते हैं, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, एस को कैसे फाइंड करेंगे, वी माइनस बी, मतलब फर्म की जो वैल्यू है 8 लाख, ठीक है, फर्म की जो वैल्यू है उसको माइनस करेंगे डेट की वैल्यू से, तो हमें क्या मिलेगा, इक्विटी की वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, ऐसा हमें मिल जाएगा। कि यहाँ पर लिखेंगे रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसे हम एस बोलते हैं, एस बोलेंगे, वो कैसे फाइन होगा, v माइनस बी, कि जहां पर v पे हम क्या लिखेंगे 8 लाख लिखेंगे, v पे क्या लिखेंगे 8 लाख, और b पे क्या लिखा जाएगा, b पे हम लिखेंगे ये जो दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, 8 लाख माइनस 4 लाख, 8 लाख माइनस 4 लाख, तो क्या आंसर आएगा 4 लाख, कि हमें इक्विटी की वैल्यू क्या मिली 4 लाख, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, एस हमें क्या मिल गया 4 लाख मिल गया। अब सेकेंड चीज हमें क्या बोला था फाइंड करने के लिए, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, उसकी फॉर्मूला यहाँ पर जो लिखी हुई है। अब ये फॉर्मूला पे रखकर, ये फॉर्मूला पे जो भी चीजें दी हुई है वो रखकर क्या हमें के ई मिल जाएगा, के ई मिल जाएगा। देखते हैं के ई क्या मिलता है। यहाँ पर ये देखें कि के ओ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 12.5 प्लस के ओ माइनस के आई, अगेन के ओ पे क्या लिखेंगे 12.5 माइनस के आई मीन्स मार्केट कॉस्ट ऑफ डेट, कितना दिया हुआ है, ये के आई ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कॉस्ट ऑफ डेट कितना दिया हुआ है 10%, यहाँ हम लिखेंगे 10, ठीक है। और ये बी मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो प्रोवाइडेड है 4 लाख, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के वो कितने हैं 4 लाख, एस हमें यहाँ पे मिला 4 लाख, एस हमें कितना मिला 4 लाख मिला, ठीक है। रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें कितना मिला 4 लाख। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, ये
ये से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15%। कितना आंसर आएगा? 15%। दो चीजें बोली गई थी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, राइट। एक तो बोला था टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें मिली थी 8 लाख, 8 लाख मिली थी। फिर इक्विटी, अब जैसे के ई बोला था, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है। अब वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखने जाए तो उससे पहले हमें एस फाइंड करना पड़ेगा। जब हमने एस को फाइंड किया तब हमें इक्विटी, ठीक है, इक्विटी की वैल्यू कितनी मिल गई? 4 लाख मिल गई। अब उसके ऊपर से इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें कितना मिला? 15% मिल गया, ठीक है। जैसे एक्चुअल सम जो था वो सॉल्व किया। अब कंडीशन आती है, ठीक है, कंडीशन आती है फर्स्ट कि अगर डेट को बढ़ा दिया जाए कि इफ वैल्यू ऑफ डेट इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज देन फाइंड या कैलकुलेट के ई। अब क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट करना है के ई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो फाइंड करना है कि अगर डेट को 2 लाख से बढ़ा दिया जाए। अब ये सेम कंडीशंस हमने नेट इनकम अप्रोच में भी देखा था, ठीक है, नेट इनकम अप्रोच में भी ये सेम कंडीशंस हमने देखी थी। अब ये सम के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि क्या चेंजेस आ सकते हैं कि जब हम डेट को 2 लाख रुपीज से बढ़ा दें, ठीक है। 2 लाख रुपीज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जो एक्चुअल डेट हमें दी हुई थी उसमें प्लस 2 लाख रुपीज कर देंगे। जो एक्चुअल डेट दी हुई थी उसमें प्लस 2 लाख रुपीज कर देंगे कि एक्चुअल डेट जो थी हमारी कितनी थी? 4 लाख। तो अब डेट कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपीज, ठीक है। कब? अब क्वेश्चन में जब कंडीशन प्रोवाइड की हो तब, कि दिया हुआ है कि इफ डेट इंक्रीज बाय ₹2 लाख, डेट को अगर 2 लाख रुपीज से बढ़ा दिया जाए तो क्या चेंजेस आ सकते हैं? क्या चेंजेस आएंगे कि टोटल वैल्यू, फर्म की टोटल वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, राइट। कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो उसमें कैसे चेंज आएंगे, वो अब ये सम के थ्रू समझते हैं, राइट। कि पहले, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म का अगर फाइंड करें तो इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि एबिट जो है, एबिट जो है, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कितना है? 1 लाख रुपीज ही है, 1 लाख रुपीज है, उसमें कोई चेंजेस है? कंडीशन में क्या, कंडीशन में ऐसा दिया हुआ था कि नेट ऑपरेटिंग इनकम इतनी हो गई? नहीं हुआ था, नहीं दिया हुआ था, राइट। तो जो जितनी दी हुई है नेट ऑपरेटिंग इनकम, जितनी दी हुई है उतनी हम फॉर्मूला में रखेंगे। और के ओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, क्या उसमें चेंजेस आए? वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो एक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, सिमिलर कंडीशन पहले जो थी उसके अकॉर्डिंग जाना है कि के ओ पे भी कितना लिखेंगे? 12.5। अब परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है, आंसर जो है वो तो सेम ही रहेगा ना, वो तो सेम ही रहेगा, 8 लाख ही रहेगा। अब देखो, जब हमने थियरी समझी नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, एनओआई अप्रोच की जब थियरी समझी तो उसमें क्या देखा था कि कोई भी लेवरेज में चेंजेस आ जाए, लेवरेज में कोई भी चेंजेस आ जाए, मतलब डेट और इक्विटी के रेशियो में कोई भी चेंजेस आ जाए, उसकी वजह से टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो आए, डेट को हमने क्या किया? 2 लाख से बढ़ा दिया, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें तो हमें सिर्फ एबिट का काम है, देखिए, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम दी हुई है उसका काम है, और के ओ जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसका काम। तो हमारी जो है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। पहले भी 8 लाख थे, अभी भी 8 लाख ही रहेंगे। अब जैसे के ई हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्या बोला गया है कि कैलकुलेट के ई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही करना है। लेकिन देखो उसमें पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, एस फाइंड करना पड़ेगा। अब एस कैसे मिलेगा? वी माइनस बी, वी माइनस बी। अब देखो रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी में चेंजेस आएंगे, राइट। कैसे आएंगे कि वी जो है वो तो सेम ही रहेगा, जो लास्ट में था 8 लाख। बी में क्या आएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट में क्या आएगा? पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4 लाख ही लिखा, एक्चुअल जो सम था उसमें हमने बी पे क्या लिखा? 4 लाख ही लिखा था। तो जब मैंने 8 लाख माइनस 4 लाख किया तो हमारा एस, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी, वो भी मुझे कितनी मिली? सेम ही मिली थी, 4 लाख ही मिली, राइट। लेकिन यहाँ पर अब बी पे हम क्या लिखेंगे? बी पे अब क्या लिखेंगे? 4 लाख प्लस 2 लाख। क्यों? क्योंकि इफ वैल्यू ऑफ डेट इंक्रीज बाय 2 लाख रुपीज, कि यहाँ कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में जब कंडीशन दी हुई है तो उसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर डेट की वैल्यू को 2 लाख रुपीज से बढ़ा दिया जाए तो क्या आएगा? तो 4 लाख में जब 2 लाख प्लस कर देंगे, या क्या करेंगे? 2 लाख को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 6 लाख लिखेंगे। कि बी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, बी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब 8 लाख माइनस 6 लाख,
राइट, 8 लाख माइनस 6 लाख, तो रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी मींस एस क्या आएगा 2 लाख। एस क्या मिला 2 लाख मिला, क्या कैलकुलेट करना है के ई कैलकुलेट करना है। अब सारी चीजें मिल गई, वी भी हमें मिल गया 8 लाख था, एस भी मिल गया, बाकी के ओ और के आई ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थे, तो हमें के ई मिल जाएगा। के ई मिल जाएगा कि जहां पर के ओ कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 12.5%, 12.5 दिया हुआ है, देन प्लस यहाँ पर लिखेंगे फिर से 12.5 के ओ जो है वो। अब के आई पे क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ डेट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 10%, कॉस्ट ऑफ डेट जो दी हुई है 10%, यहाँ हम लिखेंगे -10। और अब बी पे क्या लिखेंगे, बी पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो बी पे लिखा वही लिखेंगे, राइट। ये क्वेश्चन में भी ये कंडीशन के हिसाब से चलना है, राइट। तो 4 लाख प्लस 2 लाख करेंगे, तो बी पे क्या लिखेंगे 6 लाख, बी पे हम यहाँ लिखेंगे 6 लाख। और एस पे क्या लिखा जाएगा, एस पे जो अभी करंट हमें एस की वैल्यू मिली कंडीशन के हिसाब से एस की वैल्यू क्या मिली 2 लाख, यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख, 2 लाख लिखेंगे। क्लियर। अब जैसे ये 12.5 को ऐसे ही रहने देते हैं, 12.5 माइनस 10 करेंगे, 12.5 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 2.5, और जब 6 लाख को 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। क्या आंसर आएगा 3 आएगा, राइट। अब 12.5 को ऐसे ही रहने देते हैं, पहले ये ब्रैकेट जो दिया हुआ है इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं कि 2.5 मल्टीप्लाई 3, 2.5 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आएगा 7.5। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना मिलेगा 20%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब कंडीशन के हिसाब से हमें कि डेट की वैल्यू इंक्रीज कर ली 2 लाख से, वो हमने कर लिया। क्या फाइंड करना था, कैलकुलेट के ई भी फाइंड कर लिया, लेकिन इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, ये जो हमने सम सॉल्व किया इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला, कुछ भी नहीं। देख लेते हैं, यही मिला ना कि वैल्यू जो है टोटल वैल्यू जो थी फर्म की वो चेंज नहीं हुई। बाकी क्या कंक्लूजन मिला, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी रख के देखते हैं कि जैसे थियोरी में देखा था, थियोरी में देखा था नेट ऑपरेटिंग इनकम की थियोरी, एनओआई अप्रोच की जब थियोरी देखी तो क्या देखा था कि लेवरेज में कोई भी चेंजेस आ जाए, लेवरेज में कितना ही चेंज आ जाए लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंज नहीं आएगा। अब इससे चेक करना हो तो क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या थियोरी में, ठीक है, डेविड डुरान ने जो सजेशन दी थी क्या वो सही है या नहीं है, ये देख लेते हैं कि वेरिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, अगर कंक्लूजन पे आना है कि वो थियोरी के हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने नेट इनकम जब पढ़ाया था, नेट इनकम जब हमने देखा था तो हमने उसमें के ओ की एक फॉर्मूला देखी थी, के ओ की क्या देखी थी, फॉर्मूला देखी थी, राइट। जब हमने नेट इनकम अप्रोच देखा था, नेट इनकम अप्रोच देखा था तब हमने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइंड किया था, उसमें हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ई ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया जाता था। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया जाता है और यहाँ पर बोला गया है कि के ई फाइंड करना है, कैलकुलेट के ई, ठीक है, या तो फाइंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, राइट। अब जैसे मुझे के ओ फाइंड करना है, के ओ फाइंड करना है तो मैंने के ओ की दो फॉर्मूलाज बताई थी, केओ की दो फॉर्मूलाज हमने देखी थी, एक जो थी वो लॉन्ग वाली थी, एक जो थी ना वो लॉन्ग वाली थी, राइट, और दूसरी थी वो शॉर्ट। अगर शॉर्ट के हिसाब से देखी कि केओ की फॉर्मूला देखी थी हमने, एबिट मींस नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय वी इनटू 100, ये देखा था कि अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं, राइट। और भी एक बड़ी फॉर्मूला देखी थी के आई फिर मल्टीप्लाई बी बाय वी, ठीक है, प्लस के ई, फिर देखा था एस बाय वी मल्टीप्लाई एस बाय वी इंटू 100, ये एक बड़ी फॉर्मूला देखी थी। अगर इसके अकॉर्डिंग ही जाए, ये शॉर्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही जाते हैं और देखते हैं के ओ की वैल्यू जो है वो हमें कितनी मिलती है, ठीक है, के ओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है। तो एबिट हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 लाख दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम एबिट ऑलरेडी दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, वी, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमें कितनी मिली 8 लाख रुपीज, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमें कितना मिला 8 लाख, यहाँ लिखा 8 लाख इंटू 100। अब जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5%। क्या आंसर आया
12.5%। कोई चेंजेस आए? हमने डेट को क्या कर दिया, इंक्रीज किया था 2 लाख रुपीज से, हमने डेट को इंक्रीज किया 2 लाख रुपीज से। हमारे के ओ में, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंजेस आए थे? पहले भी हमें कितना दिया हुआ था, के ओ 12.5% ही दिया था, अभी भी हमें कितना ही मिल रहा है 12.5%। मतलब लेवरेज में कोई भी चेंजेस आ जाए टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलो, जैसे शॉर्ट फार्मूला से सॉल्व किया, शॉर्ट फार्मूला से सॉल्व किया। अब हम के ओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बिग फार्मूला, बड़ी फार्मूला जो हमने देखी थी ना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। कि वो उसमें क्या था कि के ओ इज इक्वल टू के आई means cost of debt, ki means cost of debt, multiply b by v plus ke means equity capitalization rate। अब तो हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट मिल गया ना, कितना है 20%। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे s बाय v, कि v यहाँ पर क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, v यहाँ पर क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, और s क्या है, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये हमें रेसिडुअल वैल्यू जो मिली इक्विटी की 2 लाख रुपीज, वो यहाँ पर एस पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं कि के ओ की वैल्यू क्या आती है, राइट। कि जैसे थियोरी में बताया था कि ये लेवरेज में कोई भी चेंजेस आ जाए, ठीक है, डेट को बढ़ा दे या डेट को कम कर दे, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि के आई कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 10% दिया हुआ है, मतलब 10/100। अब उससे हम पहले ही 0.10 लिख देते, 10/100 है तो 0.10। बी पे हम क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है, ये 4 लाख प्लस 2 लाख। अब याद रखना है कि हम जो है ना कंडीशन के हिसाब से सम सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअल सम हमने सॉल्व कर लिया, राइट। तो अब बी पे क्या लिखेंगे, 6 लाख रुपीज लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 6 लाख, डिवाइड करेंगे वी से, कितना दिया हुआ था मार्केट वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म भी वही दिया हुआ है, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमें कितना मिला, 8 लाख। अब वैसे ही के ई ये क्वेश्चन में हमें कितना मिला, 20% मिला। हमें बोला गया था कि कैलकुलेट के ई, जब हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड किया तो हमें कितना मिला, 20% मिला। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.20, ठीक है, 20%, 20 डिवाइड बाई 100 लिखे हैं 0.20। अब इसे भी किससे मल्टीप्लाई करना है, s बाय v से। s यहाँ पर कितना है, 2 लाख, ये कंडीशन के हिसाब से ही जा रहे हैं, यहाँ पर कितना है 2 लाख, यहाँ हम लिखेंगे 2 लाख, और डिवाइड बाय हमें v से ही करना है, मार्केट टोटल वैल्यू ऑफ फर्म्स 8 लाख, और इनटू 100। अब जब 0.10 इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 लाख को डिवाइड करेंगे, 6 लाख को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 लाख से, तो आंसर कितना आएगा 0.75। आंसर कितना आएगा 0.75। अब ये 0.20 सेम ही रहेगा, 0.20 सेम। अब जब 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 0.25। क्या आएगा 0.25 और इंटू 100। अब जब ये पूरा सॉल्व करेंगे, ये जब पूरा सॉल्व करें तो आंसर आएगा हमारा 12.5%। कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर क्या आएगा 12.5%। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले एक्चुअल जो हमारा सम था उसमें हमें वैल्यू ऑफ डेट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 4 लाख दी हुई थी, ठीक है, कि हमें डेट की 4 लाख वैल्यू दी हुई थी। लेकिन मैंने क्या किया, डेट की वैल्यू को 2 लाख प्लस कर दिया, जो डेट और ठीक है पहले जो वैल्यू थी डेट की उसमें प्लस 2 लाख कर दिया, क्या आया 6 लाख आया। तो अब बी की जगह मैंने क्या लिखा, 6 लाख लिखा। तो अगर देखने जाए तो ये चेंज होना चाहिए ना, अब पहले इक्विटी कैपिटलाइजेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, वो फाइंड किया, फिर हमें के ओ मिला, फिर हमें पूरा हमने कैलकुलेट किया, के ओ मिला। क्या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज आया, हमने जब डेट की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंजेस आए? नहीं आए। क्वेश्चन में भी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ जो है वो कितना दिया हुआ था? 12.5%। अब जब हमने कैलकुलेट किया तो भी कितना मिला हमें? 12.5%। तो थियोरी के हिसाब से सही था कि लेवरेज में कोई भी चेंजेस आ जाए, डेट और इक्विटी के रेशियो में कोई भी चेंजेस आ जाए, लेकिन के ओ में और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो दोनों सेम ही रहेंगे। क्लियर हुआ? अब जैसे फर्स्ट कंडीशन सॉल्व की कि उसमें हमने देखा कि वैल्यू ऑफ डेट इंक्रीज बाय ₹2 लाख, कि जिसमें 2 लाख से, ठीक है, ₹2 लाख से डेट को बढ़ाया गया, बढ़ा दिया गया। अब इसमें क्या है? डिक्रीज कर दिया, ठीक है, डेट की जो ओरिजिनल वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में, अब उसमें क्या कर दिया? 2 लाख माइनस कर दिया। फिर वही बोला है कि क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट के ई मतलब इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो अगर डेट की ओरिजिनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ डेट, हमें क्वेश्चन जो था, एक्चुअल सम जो था, उसमें कितनी दी हुई थी? 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज दी हुई थी। अब क्या करेंगे? लास्ट वाले सम में हमने 4 लाख माइनस 2 लाख किया, 4 लाख माइनस 2 लाख प्लस, सॉरी 4 लाख प्लस 2 लाख किया, इंक्रीज किया था। इसमें क्या करना है? 4 लाख माइनस 2 लाख, यहाँ हम करेंगे 4 लाख माइनस 2 लाख। अब ये वाले में भी ऐसे ही करना है। क्या? पहले वाले सम में हमने प्लस किया, डेट को बढ़ा दिया था, इसमें क्या किया? माइनस किया, डेट को डिक्रीज कर दिया 2 लाख रुपीज से, तो 4 लाख माइनस 2 लाख। अब पहले क्या फाइंड करना है? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, वो तो चेंज नहीं होगा, वो फॉर्मूला में तो कोई चेंज ही नहीं है, एबिट में भी कोई चेंज नहीं आया, राइट। और के ओ जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो भी तो सेम ही रहा ना, सिर्फ हमने डेट में चेंजेस किए, डेट को सिर्फ डिक्रीज किया है, एबिट को थोड़ी ना डिक्रीज किया, ना ही के ओ को डिक्रीज किया, तो वो तो सेम ही रहेंगे। तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो भी वही रहेगी, टोटल वैल्यू जो है ना फर्म की, वो कितनी रहेगी? 8 लाख रुपीज ही रहेगी। क्या करना है? अब एस फाइंड करना है, ठीक है, रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब उसे अगर फाइंड करें, जैसे वी जो है, एस अगर हमें फाइंड करना है, वी माइनस बी, वी कितना रहेगा? टोटल वैल्यू ऑफ फर्म 8 लाख, ये तो 8 लाख ही होगा, राइट। अब माइनस बी, ये बी जो है, ये जो बी है, कितना लिखना है? अब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट पे 4 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा, राइट, 2 लाख हो जाएगा। तो 8 लाख माइनस 2 लाख, तो हमें एस कितना मिलेगा? 6 लाख। एस कितना मिलेगा हमें? 6 लाख रुपीज। कि जो रेसिडुअल वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है, एस जो है वो कितना मिला? 6 लाख रुपीज मिला, राइट। यहाँ 2 लाख क्यों लिखा? क्योंकि हमें बोला गया था कंडीशन के हिसाब से कि इफ वैल्यू ऑफ डेट डिक्रीज बाय ₹2 लाख, कि डेट की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है, वो 2 लाख से कम हो गई, मतलब 4 लाख माइनस 2 लाख करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 लाख। एस हमें मिला 6 लाख रुपीज। अब के ई मिल जाएगा, के ई मिल जाएगा, जैसे लास्ट वाले सम में फाइंड किया था वैसे ही करना है। कि के ओ जो है उसमें थोड़ी ना कोई चेंजेस है, वो तो 12.5% है, वही रहेगा, प्लस अगेन 12.5%, और ना ही कॉस्ट ऑफ डेट में चेंजेस है, कॉस्ट ऑफ डेट में भी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ किसमें चेंजेस है? डेट में चेंजेस है, राइट। कॉस्ट ऑफ डेट भी 10% ही रहेगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10। अब बी पे क्या लिखा जाएगा? बी पे 4 लाख लिखेंगे या 6 लाख लिखेंगे? ना 4 लाख लिखना है और ना ही 6 लाख। क्या करना है कि जो कंडीशन में दिया हुआ था, डेट को 2 लाख से कम कर दिया, कि 4 लाख माइनस 2 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख, तो क्या आएगा? 2 लाख आएगा। यहाँ हम बी पे लिखेंगे 2 लाख, और एस जो है वो हमें कितना मिला? 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज मिला। यहाँ पर हम एस लिखेंगे 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, राइट। अब ये 12.5 वही रहेगा, 12.5 प्लस 12.5 माइनस 10, 2.5 आ जाएगा, 2.5। और ये 2 लाख को जब 6 लाख से डिवाइड करेंगे, 2 लाख को जब 6 लाख से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.33, 0.33। अब क्या करना है? पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर देंगे, 2.5 लाख इंटू 0.33, राइट। ये 2.5 लाख को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.33 से। तो क्या आंसर आएगा कि 12.5 प्लस 0.825, 12.5 प्लस 0.825, इसका आंसर आएगा 13.33%। क्या आंसर आएगा? 13.33%। कि के ई, हमें क्या बोला गया था? कैलकुलेट के ई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो फाइंड करना है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड किया, क्या आया? 13.33%।
परसेंटेज। अब कंडीशन के हिसाब से तो जो दो चीजें बोली गई थी, क्या बोला गया था कि डेट को डिक्रीज करना है, डेट को डिक्रीज भी कर लिया, डेट को डिक्रीज कर दिया और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट भी फाइन कर लिया, राइट। लेकिन अगर वेरीफाई करना है, चेक करना है कि डेट को डिक्रीज किया तो क्या चेंजेस आए, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज आया नहीं आया, जितनी थी पहले उतनी ही रही। अब केओ में क्या चेंज आया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या चेंज आया वो देखते हैं। वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज करें अगर कि के आई जो है वो 10% है, कॉस्ट ऑफ डेट में तो कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे 0.10, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 100, 0.10। बी बाय बी, बी पे क्या लिखेंगे 2 लाख रुपीज रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 लाख डिवाइड बाय 8, बी क्या है 8 लाख रुपीज, राइट। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की टोटल वैल्यू जो है वो वही रहेगी 8 लाख रुपीज। अब प्लस करेंगे के ई अभी हमें कितना मिला 13.33%, 13.33%, यहाँ अब लिखेंगे 13.33% डिवाइड बाय 100 तो क्या हो जाएगा 0.133। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, एस बाय वी, एस हमें कितना मिला था 6 लाख, एस हमें कितना मिला था 6 लाख, यहाँ हम लिखेंगे 6 लाख रुपीज और डिवाइड हो जाएगा 2 लाख, डिवाइड कितना हो जाएगा 2 लाख और इनटू 100, राइट। अब जब ये 0.10 ऐसे लिख देते, जब 2 डिवाइड बाय 8 करेंगे, 2 लाख डिवाइड बाय 8 करें तो आंसर क्या आएगा 2 लाख डिवाइड बाय 8, 0.25, यहाँ हम लिखेंगे 0.25 प्लस ये 0.133 वही रहेगा, अगेन 6 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो आंसर आएगा 0.75 इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.5%। तो हमारा आंसर क्या आएगा 12.5%। अब देखो डेट को जब इंक्रीज किया था 2 लाख रुपीज से, डेट को जब इंक्रीज किया 2 लाख रुपीज से, तो क्या केओ में चेंजेस आए थे, हमने वेरीफाई कर लिया कि बी की जगह हमने क्या लिखा 2 लाख, एक्चुअल डेट कितनी है 4 लाख की है, लेकिन हमने क्या किया डिक्रीज कर दिया, क्या लिखा यहाँ पर 2 लाख, चेंजेस आए नहीं आए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 12.5% है, ठीक है, डेट को डिक्रीज करने के बाद भी आंसर क्या आ रहा है वही आ रहा है। क्या टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में वी में कोई चेंजेस आए, 8 लाख का 8 लाख ही आया, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए, क्लियर हुआ। और जब डेट को बढ़ाया था, जब डेट को इंक्रीज किया था तब भी क्या चेंजेस आए थे, केओ तो हमारा उतना ही था, उतना ही रहा 12.5%। बी जो है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो भी हमारा उतना ही रहा, कितना 8 लाख रुपीज, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए। सिर्फ चेंजेस पता है किसमें आए, चेंजेस आए सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, इक्विटी का जो कॉस्ट था ना, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट में चेंजेस है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट में चेंजेस है। पहले आया था 15%, अब कितना आ रहा है 13.33। जब डेट को बढ़ा दिया था, एक्चुअल हमें इक्विटी, जब हमने एक्चुअल सम सॉल्व किया था, एक्चुअल सम हमने सॉल्व किया तब हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना मिला था 15%, ठीक है, 15% हमें मिला था। लेकिन जब डेट को बढ़ाया, डेट को 2 लाख रुपीज से बढ़ा दिया, तब हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना मिला था 20%, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें 20% मिला था। और जब डेट को डिक्रीज कर दिया 2 लाख रुपीज से, तब हमें इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना मिला 13.33%। तो ये अगर हम नोटिस करें, ये चीज नोटिस हो रही है कि डेट को एनओआई अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें कि डेट को बढ़ाया या कम किया, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में ना कोई चेंजेस आए और ना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंज आए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंज नहीं आया। किस में चेंज आया, सिर्फ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट में चेंजेस है, सिर्फ एक ही चीज में चेंजेस है। तो जैसे हमने आज एनओआई अप्रोच देखा, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, अब आगे के जो अप्रोचेस है, थियरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।